नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आप अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा। आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल को लेकर और मैप के माध्यम से हमारे जो टॉपिक हैं ये रहे नदियों को लेकर बात करेंगे। आज की हमारी पहली क्लास होगी नदियों को लेकर, जिसमें हम ये समझेंगे कि जो अफ़वाह तंत्र है, उसकी बुनियाद क्या है, उसकी समझ क्या है, भारत के अंदर जितनी भी नदियाँ हैं, उन नदियों की डेफ़िनेशन क्या है, उन नदियों को सरल किस प्रकार से बनाया जा सकता है और किस प्रकार से वो नदियाँ अपना उद्गम जो है वो तय करती है, किस प्रकार वो नदियाँ किसी समुद्र में, किसी खाड़ी में जाके वो मिल जाती है और उसके द्वारा तय किया गया रास्ता क्या होता है, किस प्रकार से सहायक नदियाँ आके मिल जाती है। ये काफ़ी आसान है, काफ़ी सरल है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो इनको मुश्किल कर देते हैं और एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं। तो उनको लेकर चर्चा करनी है काफ़ी अच्छे से और काफ़ी डिटेल में। तो पूरी क्लास को देख के जाइएगा और अगर क्लास अच्छी लगे तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं या फिर इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। ध्यान से देखिए, पहले तो आप हमारे देश को देखिए कि हमारा जो देश है वो कितनी विविधताओं भरा है, कितनी सारी भाषाएँ बोली जाती है, कितने सारे हमारे देश के अंदर धर्म हैं, कितनी सारी हमारे देश के अंदर जातियाँ हैं। ये तो मानव को लेकर हो गए, इंसान को लेकर हो गए, लेकिन मौसम को लेकर भी आप समझिए कि हमारे देश के अंदर कितनी सारी विविधताएँ हैं। हिमालय है हमारे देश में पहाड़ है, हमारे देश में के अंदर रेगिस्तान है, तो हमारे देश के अंदर मैदान है। हमारे देश के अंदर तट हैं, हमारे देश के अंदर स्थलीय सीमा बनती है, जहाँ पे हमारे देश में पड़ोसी मुल्क हैं। वहीं एक ऐसे मतलब कि एक दिशा ऐसी है जहाँ पे सिर्फ समुद्र ही है या फिर बंगाल की खाड़ी है। तो हर एक प्रकार से दुनिया की जितनी भी विविधताएँ हमारे देश में, दुनिया में जितनी भी विविधताएँ होती है, उतनी विविधताएँ हमारे देश में भी हमको मिलती है। और जितनी ज़्यादा विविधताएँ मिली है, उससे हमारे सामने पढ़ाई को लेकर मुश्किल हो जाता है कि कितने प्रकार से हम नदियों को बाँटेंगे, कितने प्रकार से बाँट सकते हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं कि विश्व के अंदर जितनी प्रकार से नदियों को बाँटा जाता है, उतनी प्रकार से हम नदियों को भारत के अंदर बाँट सकते हैं। तो सरल करते हैं और शुरू करते हैं हमारी क्लास को। ध्यान से सुनना इस चीज़ को और समझना। पहला हमारा पॉइंट है, जो अपवाह तंत्र है, ये अपवाह तंत्र जिसको हम बोलते हैं, उसकी बुनियादी समझ क्या है? बुनियादी समझ है मतलब कि अपवाह तंत्र की बुनियाद क्या है? मतलब अगर आप घर बना रहे हो तो घर की जो नींव होती है, उसके बिना घर अधूरा है। अगर नींव मजबूत नहीं है तो फिर वो घर मजबूत नहीं बनेगा। उसी तरह अपवाह तंत्र की अगर बुनियाद कमज़ोर है, तो आप समझ सकते हो कि वो नदी कहीं ज़्यादा लंबी नहीं बहेगी या ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बहेगी। तो उसकी बुनियाद ही मजबूत है या नहीं है, उसका मतलब हमको पता लगाना। अब आप कहोगे कि नदियों की बुनियाद मजबूत कैसे हो सकती है, कमज़ोर कैसे हो सकती है, सारी चीज़ें हैं, उसको आगे से हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी जो पहला टॉपिक है उसको लेकर ध्यान से सुनना और आपको नोट्स कैसे बनाना है वो भी समझ लेना, क्योंकि पहली क्लास है, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट है, ठीक है? आप इसको 1 नंबर डाल सकते हो। पहला पॉइंट है अपवाह तंत्र की बुनियादी समझ, ठीक है? यहाँ तक हो जाएगा। फिर जल विभाजक, कोई भी नदी होती है वो कहाँ से निकलती है, ठीक है? जैसे पड़ोसी मुल्क हमारे हो गए, तो कुछ नदियाँ, जैसे पड़ोसी मुल्क हमारा यहाँ पे चाइना हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर म्यांमार हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया, इधर अफ़गानिस्तान हो गया। तो कुछ नदियाँ ऐसी होगी जो भारत से दूसरे देशों में जा रही होगी, कुछ नदियाँ ऐसी होगी जो दूसरे देशों से भारत में आ रही होगी। तो ऐसा कौन-सा स्थान होगा वहाँ पे जो ऊपर उठा हुआ होगा, जहाँ से नदी अपना रास्ता बदल रही होगी? जैसे कि ये हिमालय है, तो हिमालय से कुछ नदियाँ चाइना में जा रही होगी, चीन में जा रही होगी, या कुछ नदियाँ हिमालय से भारत में आ रही होगी। तो हिमालय का ऊपर उठा हुआ भाग जल विभाजक लाइन का काम कर रहा है और यहाँ से 2 देशों के बीच में नदियों का आदान-प्रदान हो रहा है। तो जल विभाजक लाइन ये हो गई। तो इस तरीके से हम आपको फिर 1 नंबर यहाँ पर अगर आपने 1 डाला है तो ए डालना, कैपिटल ए डालना और उसके अंदर कुछ डेफिनेशन आपको लिखनी है, जिसको हम काफ़ी बारीकी से समझेंगे। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे लिखते हो। बाकी जो नोट्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिए। अब शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पॉइंट आप समझिए कि अफवाह तंत्र की बुनियादी समझ क्या हो सकती है। अब यहाँ पे समझना, सबसे पहले तो मैप को देखिए और मैप से हम डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे आपने बार बार पढ़ा होगा, एटलस में देखा होगा कि यहाँ पे एक स्थान है जिसको हम कहते हैं अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान जो देश है, वहाँ पे आपको हिंदू कुश पर्वतमाला मिलती है। ये आपने पढ़ा होगा एटलस के अंदर, या आप देखा होगा कि यहाँ पे
हिंदू कुश पर्वतमाला मिलती है, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को लगभग अलग करने का काम करती है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि हिमालय की शुरुआत भी होती है। यहाँ से हिमालय की शुरुआत होती है और फिर ये हिमालय आगे बढ़ता है निरंतर। इस तरह अगर भारत को लेकर हम संदर्भ में बात करें तो ये इस तरह की आकृति बनती है हिमालय को लेकर, ठीक है। यहाँ पर ये आखिरी हिस्सा है, ये है म्यांमार, ठीक है। आखिरी हिस्सा है म्यांमार और इनको कहा जाता है पूर्ववर्ती पहाड़ियाँ, पूर्ववर्ती पहाड़ियाँ। सटीकता के साथ मैप बनाना और अच्छे से इनको समझना था कि ये नदियों का जो खेल है, ये नदियों का जो हमारे दिमाग में घूमता रहता है कि नदियाँ कैसे पड़ेंगे, वो चीज़ें सरल हो जाएगी। तो मैप को ध्यान से देखना। हमारा पहला पॉइंट चल रहा है अफवाह तंत्र की बुनियाद, और बुनियाद की को ही लेकर हम बात कर रहे हैं। अब बुनियाद तय तो करते हैं ना कि भारत में किस प्रकार से नदियाँ अपनी बुनियाद तय करती है। तो यहाँ पे ये आपके सामने हमने हिमालय का एक मैप बनाया। अब आपको कि हिमालय भारत के अंदर फैला हुआ है, तो आपने जब भी देखा होगा, जब भी आपने दर्रे पड़े होंगे हिमालय के अंदर, जब भी आपने चोटियाँ पड़ी होगी, तो आपको कुछ कॉमन राज्य ही मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेपाल हो गया, नेपाल के दक्षिण में हिस्से में उत्तर प्रदेश में आपको कोई चोटी नहीं मिलेगी। तो हिमाचल प्रदेश में आपको चोटी मिलेगी, जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगी, लद्दाख के अंदर आपको मिलेगी। फिर इधर आप आओगे तो नेपाल में मिलेगी, जो तो एक देश है। उसके बाद सिक्किम के अंदर आपको मिलेगी, फिर अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। तो ये जो हिस्से हैं, यहाँ पे ही आपको ऊंची ऊंची चोटियाँ मिलेगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो हिमालय का हिस्सा फैला हुआ है वो लगभग ये है। क्योंकि हिमालय हमको कब पता चलता है कि हिमालय क्या है, हम कब बता सकते हैं कि हिमालय क्या है, मतलब कि कहाँ तक फैला हुआ है, जब तक कि हमको काफ़ी ऊंची चोटियाँ मिलती है। मतलब लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई वाली चोटियाँ हमको मिलती है, ठीक है। वहाँ तक हम कह सकते हैं कि यहाँ तक हिस्सा जो है वो हिमालय का फैला हुआ है। तो हम यहाँ तक का हिस्सा हम बता सकते हैं कि भारत के अंदर जो हिमालय की स्थिति है वो लगभग ये है, इस तरह का फैला हुआ है। और यहाँ पे हमको पूर्ववर्ती पहाड़ियाँ मिलती है। देखो इसमें कोई मुश्किलात नहीं हुई है। अब आपके सामने सिंपल हो गया है कि हिमालय यहाँ पे ही क्यों फैला हुआ है। क्योंकि जितनी भी ऊंची चोटियाँ हमको मिलती है, जितनी भी ऊंची चोटियाँ हमको मिलती है, वो सारी चोटियाँ हिमालय के अंदर मिलती है। और हम कुछ अगर स्टेट को देखें तो वो स्टेट हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। या फिर इधर आओगे आप तो उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती है, तो सिंपल सी उत्तर प्रदेश को हम ऐड नहीं करेंगे। उत्तराखंड में मिलती है तो उत्तराखंड को ऐड करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेपाल जो देश है, राज्य है नहीं भारत का, तो उसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे भूटान है, भूटान के अंदर मिलती है लेकिन वो भी एक देश है। लेकिन यहाँ पे एक सिक्किम है, ये हिस्सा जो है सिक्किम है, वहाँ पे मिलती है, तो उसको हिमालय में ऐड करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर यहाँ पे हो जाएगा पूरा हिस्सा। जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बिहार उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती है। उसके बाद सिक्किम में मिलती है तो 4। फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, ये यहाँ पे 3 गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ मिलती है। बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। अब बुनियादी समझ क्या है, इस पॉइंट को गहराई से समझना कि बुनियादी समझ क्या है हमारी। बुनियादी समझ की अगर हम बात करें तो बुनियादी समझ ये होती है, यहाँ से आपको ये पता है कि एक नदी निकलती है जो ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत के इस हिस्से से होके यहाँ पे इस तरह अंदर चली जाती है, ठीक है, भारत में यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए ये नदी इधर क्यों नहीं गई है, ये नदी उधर क्यों नहीं गई है, ये नदी इधर क्यों नहीं आई। यहाँ पे 4 दिशा इसके पास और है ना। तो मतलब यहाँ पे अगर हम प्लस का निशान बनाते हैं, ठीक है, किसी भी दिशा को तय करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी दिशा को तय करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह का निशान बनाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं नॉर्थ, ठीक है। ये नदी उत्तर में क्यों नहीं गई है, ये नदी दक्षिण में क्यों नहीं गई, ये नदी इधर क्यों गई है, क्योंकि इस नदी को अपना रास्ता इस तरफ मिला है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका रास्ता ये है। हो सकता है कि ये ढलान इधर हो सकता है कि ये नदी जब हिमालय बन रहा हो तो हिमालय बनने से पहले ही ये नदी यहाँ पे मौजूद हो, या हो सकता है कि पहाड़ जब ऊपर उठे तो उसका ढलान इधर हो गया तो ये नदी इधर गई। तो यहाँ पे जो हिस्सा हमको मिला ये दर्शाता है कि यहाँ पे जो ढलान है वो इस तरफ है। लेकिन दूसरी चीज, एक नदी और निकलती है जिसको हम कहते हैं सतलज नदी। वो नदी यहीं से निकलती है आसपास के क्षेत्र में, यहाँ पे होके वो इधर चली जाती है, ठीक है। पंजाब तक आती है वो नदी, तो हम थोड़ा मैप गलत बना दिया, यहाँ से होके वो इधर चली जाती है, ठीक है, समझना है यहाँ पे। यही स्थान है,
थोड़ा दूर है, यही स्थान है लगभग कैलाश पर्वतमाला जो हम बोलते हैं, यही स्थान है मानसरोवर झील। तो यहाँ से सुनना कि यहीं से एक नदी इधर जा रही है, जब इसका ढलान इधर है तो ये नदी इधर क्यों जा रही है। यहाँ पे दूसरी चीज़ कि यहाँ पे एक चोटी ऊपर उठी हुई है, और ऊपर सिर्फ एक चोटी नहीं, बहुत बड़ा हिस्सा ऊपर उठा हुआ है, जिसको हम कैलाश पर्वतमाला भी कहते हैं, काफ़ी ऊपर उठा हुआ है। उसके कारण कुछ नदियाँ इधर जाती है, और एक हम कह सकते हैं कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा कैसा है, गुम्बद वाला हिस्सा है। आपको नदी बनानी है ऐसे, और उस पर लिखना सतलज, इधर बनानी है उस पर लिखना ब्रह्मपुत्र नदी। गुम्बद वाला हिस्सा है। जब आप किसी धर्म को पढ़ते हो तो काफ़ी सारे धर्मों में गुम्बद मिलते हैं। मस्जिदों के ऊपर देखा होगा एक गोल आकृति मिलती है। अब उसके ऊपर आप पानी डालिए, वो चारों तरफ जा सकता है पानी, कोई दिशा नहीं होगी कि वो किस तरफ जाए अगर बीचों बीच आपने पानी डाला है। वही काम करती है ये चोटियाँ, कुछ नदियों को इधर भेज देती है, कुछ नदियों को इधर भेज देती है। अगर यहाँ पर हम कहें कि ये हिस्सा को हटाइए और यहाँ पे लगा दीजिए पर्वतमाला, तो कुछ नदियाँ इधर निकलेगी, कुछ नदियाँ इधर निकलेगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो ये बुनियाद जो तय हो रही है, बुनियाद तय करने का काम चोटियाँ कर रही है। जितनी ताकतवर चोटियाँ होगी, नदियाँ उतनी ही तेज रफ्तार से बहेगी और उतनी ही तेज गति से बढ़ने का काम करेगी। ठीक है, तो ये हमने समझा कि जो बुनियादी सिद्धांत है उसमें जल विभाजक रेखा जो काम कर रही है वो किस प्रकार से होता है। तो चोटी के रूप में अगर जल विभाजक को हम देखेंगे तो वो इस तरह ऊपर उठी हुई होती है और दो नदियाँ इधर उधर बहती है। यहाँ तक क्लियर है हमारा। दूसरा पॉइंट देखिए, हिमालय बनाम उपमहाद्वीप। हिमालय बनाम उपमहाद्वीप, हमने हिमालय बनाया है और हमने हिमालय की दो नदियों की बात की है। हालांकि सिंधु नदी भी निकलती है जो यहाँ से होके लद्दाख से होके, लेह लद्दाख से होके इधर होके पाकिस्तान में चली जाती है, लेकिन हमको अभी सिंधु नदी की ज़रूरत नहीं थी, हमको दो नदियाँ चाहिए थी जो काफ़ी अच्छे से हम समझ ले, तो हमने दो नदियाँ रख दी। अब देखना यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट को ध्यान से देखिए कि हिमालय बनाम उपमहाद्वीप, ये हमने हिमालय की नदियाँ बनाई। अब भारत से एक रेखा गुजरती है, यहाँ से ये है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। भारत के अंदर जो कर्क रेखा गुजरती है उसका दक्षिण वाला भाग जो है उसको हम कहते हैं कि प्रायद्वीप भारत। इसलिए कहते हैं क्योंकि इधर भी समुंदर है, इधर भी समुंदर है और इधर भी समुंदर है। अगर हम वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो हमको एक सिर्फ हिंद महासागर मिलेगा। अगर उसको झूम करके देखेंगे तो हमको अरब सागर भी मिलेगा, बंगाल की खाड़ी भी मिलेगी। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि झूम करने पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी मिलती है, तो मतलब हिंद महासागर का ही वो दोनों हिस्से हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी भी हिंद महासागर का हिस्सा है, अरब सागर भी हिंद महासागर का हिस्सा है। काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि अरब सागर क्या है, हिंद महासागर सॉरी बंगाल की खाड़ी क्या है, तो वो दोनों ही हिंद महासागर के हिस्से हैं। इधर ये मिलता है, इधर ये मिलता है। हमने कर्क रेखा की बात क्यों की, इसलिए कि क्योंकि मोटे मोटे तौर पे समझा जाता है कि कर्क रेखा से दक्षिण वाला भाग प्रायद्वीपीय भारत है और कर्क रेखा से उत्तर वाला भाग जो है वो मैदानी भाग है या फिर हिमालय की स्थिति वहाँ पे हमको बताती है। लेकिन यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा सा हम मिटाते हैं और थोड़ा क्लियर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मान लीजिए कि ये हिस्सा है जो अफ्रीका महाद्वीप है। 7 महाद्वीप है हमारे देश के अंदर, हमारे देश में क्या, हमारी दुनिया में, पृथ्वी के ऊपर। पहले पृथ्वी एक बिल्कुल गोल हुआ करती थी, एक विस्फोट हुआ। विस्फोट ऐसा नहीं कोई बम फूटा हो, तर दरारें पड़ी और धीरे धीरे दूर होने लगी, इस तरह का विस्फोट था। जैसे पटाखे फूटते ऐसा कोई विस्फोट नहीं हुआ था, बस दरारें पड़ी, अंदर से ज्वाला निकलने लगे, परतें अलग होने लगी और वो दूर दूर जाने लगी, उसको हम कहते हैं कि विस्फोट हुआ था। ठीक है, उससे पहले बिग बैंग थ्योरी, प्री बिग बैंग थ्योरी हुई थी, वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से एक छोटी सी प्लेट टूट के अलग होती है। जिस तरह 7 प्लेटें टूटी है बड़ी बड़ी, उसी तरीके से एक छोटी सी प्लेट टूट के अलग होती है। जैसे ही ये प्लेट टूटी और अलग हुई, इस तरह की एक प्लेट टूटती है और अलग होती है, वो प्लेट ये थी। अब यहाँ पे ध्यान से समझना और इस चीज़ को नोटिस करना, ये आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगी चीज़ें। ध्यान से सुनना, ये गुजरात है, गुजरात के इस हिस्से तक हमको एक समुद्र मिलता है। ये अरब सागर यहाँ तक फैला हुआ था पहले। ठीक है,
ध्यान से नोटिस करना इस चीज को। और फिर ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ध्यान से सुनना। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी चीज। देखो, ये रेगिस्तान मिलता है, आधे राजस्थान के भाग में हमको रेगिस्तान मिलता है। यहाँ पे हमको गंगा का मैदान मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या मिलता है? गंगा का मैदान मिलता है। ये हिमालय हमने बनाया यहाँ तक। इसको थोड़ा अलग बनाते थे ताकि आपको अच्छे से नजर आए। ठीक है, ये लाल लाइन से ऊपर वाला तो हिमालय है भारत के अंदर। ये जो हिस्सा है ये अफ्रीका प्लेट से टूट के अलग हुआ था। देखो, महाद्वीप है, महाद्वीप से कोई हिस्सा टूटता है और अलग होता है तो वो महाद्वीप का एक भाग है जिसको हम कहते हैं उपभाग। एक तो होता है भाग, एक होता है उपभाग। उसी भाग का कुछ हिस्सा, जैसे ये पॉइंट है, इसी पॉइंट का ये, तो अगर इसको भाग कहेंगे हम, के भाग एक, तो उसी का ये हिस्सा है तो इसको कहेंगे उपभाग। ठीक है, उसी तरीके से अफ्रीका महाद्वीप से प्लेट टूटी है तो उसको हम क्या कहेंगे? उपभाग। तो उपभाग है ये, और इसको उपभाग भी कह सकते हैं, तो इसको उप महाद्वीप भी कह सकते हैं। उप महाद्वीप, उप महाद्वीप भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये हिस्सा टूट के जैसे ही अलग होता है और यहाँ पे पहुँचता है तो ऊपर तो हिमालय बनेगा, इधर उपमहाद्वीप बनेगा, बीच में गंगा का मैदान बनेगा। और ये हिस्सा पहले 33 सागर हुआ करता था, उस 33 सागर का हिस्सा माना जाता है। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा 33 सागर का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, ये हिस्सा 33 सागर का हिस्सा माना जाता है, ये भी 33 सागर का ही हिस्सा माना जाता है, ये वाला हिस्सा भी। ठीक है, ये हिस्सा 33 सागर का हिस्सा माना जाता था। तो ये भाग अलग हुआ, जो हमको मैदानी भाग मिलता है भारत के अंदर। जैसे ही 33 सागर भर गया, नदियों के द्वारा पानी लाया गया और भरा गया, दो प्लेटें आपस में टकराई, ऊपर उठी, हिमालय बना। लेकिन नदियों के द्वारा मिट्टी लाई गई तो मिट्टी से तो एक समतल मैदान बन सकता है, पहाड़ थोड़ी बनेंगे क्या? किसी नदी के द्वारा अगर मिट्टी बहा के लाई जा रही है तो पहाड़ नहीं बनेंगे, समतल मैदान बनेगा। तो यहाँ पे समतल मैदान बन गया, यहाँ पे मिला समतल मैदान। ठीक है, हम लिख देते हैं इसको ताकि आप में जब मैप बनाओगे तो काफी आसान चीज हो जाएगी। समतल मैदान, समतल मैदान, ये समतल मैदान, ये उपमहाद्वीप, ये हिमालय। हमने क्या किया बताओ? कोई हमने किताब पढ़ी, कोई हमने अलग से नोट्स पढ़े, कोई फैक्ट पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा हमने बस भारत के मैप को देखा। भारत के मैप का जो एक तो पॉलिटिकल मैप होता है और एक जियो पॉलिटिकल मैप होता है। पॉलिटिकल मतलब कि नेचुरल जो मैप होता है, प्राकृतिक भारत जो रहता है उसमें प्रकृति किस प्रकार भारत में दर्शाए थे, उस मैप के आधार पर हमने इस चीज़ को बनाया और ये चीज़ हमारे सामने निकल के आई। आपको मैप बनाना है और ये 4 चीज़ें जो हमने लिखी है इनको ऐड करना, फिर हम नदियों के वर्गीकरण पर चलेंगे और हिमालय बनाम उपमहाद्वीप की थोड़ी सी चर्चा करेंगे।